हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। तो कल की इस क्लास में हमने बात करी थी चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने पढ़ा था आपका माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और भी बहुत सारे गुड्स की हमने उसमें बात करी थी। तो आज फिर से हम चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, रिजर्व फंड, स्टॉक एंड फ्लो। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइप्स आपको बताए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। इन चारों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे कैसे ये काम करते हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इशू ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल या इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। जब भी हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं जो पैसा हमने लगाया है वो हमें क्या होके मिले, बढ़ के मिले। आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में डिफरेंस पता है? इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में जो हमने इन्वेस्ट किया उसमें रिस्क होता है, पैसा बढ़ भी सकता है, पैसा कम भी हो सकता है। लेकिन जो हम सेविंग करते हैं बैंक्स में, एफडीज के फॉर्म में, वहां पे हमें क्या मिलता है, रिटर्न्स फिक्स मिलता है। मतलब 4% के हिसाब से या 6% के हिसाब से रिटर्न फिक्स मिलेगा और यहाँ पे पैसे कम होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या है, इन्वेस्टमेंट में हो सकता है रिटर्न फिक्स ना मिले, ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक रिस्की फॉर्मेट होता है। लेकिन अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट करेंगे कि रिस्की है, लॉस हो सकता है, तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे हो सकता है आपको बढ़ के मिले। क्योंकि सेविंग्स हम करते हैं तो फिक्स होता है और इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आपके चेंजेस होते हैं, वेरी होते हैं। लेकिन हो सकता है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। जब हम सेविंग्स बेसिकली बैंक्स में करते हैं और जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मार्केट में करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में कर दी हमने, एसआईपी कर दी या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया। आजकल बहुत सारे ग्रो एप्स चल रहे हैं और बहुत सारे एप्स चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में कुछ टाइप्स रखे हैं, नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब इनका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपको समझा देता हूं। जब भी हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हम हमेशा बात करेंगे न्यू एसेट्स की। जो हम नए एसेट्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं वो क्या होता है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नए एसेट्स के साथ साथ हम जो रिप्लेस कर रहे हैं एसेट्स को, उसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है केवल न्यू मशीन्स पे जो हमने खर्चा किया है। जैसे आप कोई नई मशीन लेके आए तो वो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो नेट इन्वेस्टमेंट होगा। और जो न्यू एसेट्स या आपने करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट रिप्लेसमेंट एसेट्स करें तो आपके क्या हो जाएंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब कभी कभी ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, नेशनल इनकम का पार्ट है सुन लीजिए, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए, क्योंकि ग्रॉस में जो होता है वो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया, वो इन्वेस्टमेंट जो हम नई मशीन पे कर रहे हैं या हम किसी मशीन को रिप्लेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और नेट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो हम केवल और केवल नई मशीन पे खर्चा कर रहे हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया। उसके बाद है फिक्स और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट तो बहुत सिंपल सा है। फिक्स इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो हम फिक्स करते हैं, जैसे हमने कोई प्लांट और मशीनरी खरीद ली। फिक्स इन्वेस्टमेंट बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं जो लंबे समय के लिए होते हैं, और फिक्स इन्वेस्टमेंट बहुत ही कॉस्टली इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक। इसमें भी चेंजेस आते हैं लेकिन बहुत लंबे समय बाद आते हैं। और वहीं अगर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। जैसे हमने रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी लेबर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम भी हो सकती है। लेकिन फिक्स इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं और जो लोग बहुत लंबे समय के लिए होते हैं। दिस इज का फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो आई होप आपको इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, आप सबको डेप्रिसिएशन का मतलब बहुत सिंपल सा पता भी होगा। अगर हम उसके स्टूडेंट हैं तो अगर ह्यूमैनिटीज के हैं तो आप सुन लीजिए। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी मशीन को जब हम खरीदते हैं, इवन जब हम कार को खरीदते हैं, सपोज मैंने आज कार 10 लाख रुपए की खरीदी, तो क्या वो 10 लाख की रहेगी? नहीं ना, उसकी वैल्यू समय समय पे क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, चाहे आप कितना भी अच्छे से रखें। तो बस उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं।
ठीक है। जो डेप्रिसिएशन क्या होता है, समय समय पे जो एसेट्स की या कोई भी प्लांट की वैल्यू कम होती रहती है उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के कुछ ऑल्टरनेटिव नेम होते हैं, आपको याद करने हैं। सबसे पहला होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड होता है आप बोल सकते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल में टीचर पूछ लेता है। थर्ड आपका होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एंड फोर्थ होता है आपका कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस। तो ये कुछ नाम हैं जो डेप्रिसिएशन के हमें देखने को मिलते हैं। तो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब है जो लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट्स है जिसका समय समय पे आपकी वैल्यू कम हो रही है उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। ठीक, अब वही एक बात होती है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, ये मैं आपको बहुत सिंपल से तरीके से समझा देता हूं। देखिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बेसिकली होता ही है, हम एक फंड तैयार करते हैं। सपोज एग्जांपल में तौर पे आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल से समझ में आ जाएगा। सपोज 2024 में हमने कोई मशीन खरीदी, सपोज 10 लाख रुपए की, ठीक है। हमें पता है कि ये मशीन 2034 तक खराब हो जाएगी, और हो सकता है आज हमने 10 लाख की खरीदी तो हो सकता है उस समय 14 लाख रुपए की हो। तो हम क्या करते हैं, एक रिजर्व फंड बनाने तैयार कर देंगे। जैसे 2024 के एंडिंग में हमने उस अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिया, फिर 2025 में हमने एक फंड तैयार कर लिया, उसमें 50,000, जैसे जैसे हमारी इनकम होती रहेगी वैसे वैसे हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर मतलब पैसा डालते चले गए उस फंड में। फिर हमने कभी 40,000 डाल दिया, फिर कभी हमारे पास 27 में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया तो हमने 2 लाख डाल दिया। तो ऐसे करते करते 2034 तक आपने 14 लाख रुपए जोड़ लिए। तो जब 2034 में ये मशीन खराब होगी तो क्या होगा, आपके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में आपने पैसा डाला है वहां से पैसा विड्रॉ करेंगे और एक नई मशीन को खरीद लेंगे। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, अब है एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस मैं आपको समझा देता हूं। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस हमें नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा लॉस, ऑब्सोलेंसेस मतलब होता है एक तरीके का लॉस जो हमें पता है होगा ही होगा। जैसे आपने कार खरीदी, आपको पता है इस कार की वैल्यू समय समय पे कम होनी ही होनी है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। ठीक है, मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में जो समय समय पे फॉल होगी वैल्यू की उसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस कहते हैं। ठीक है, और हम बोल सकते हैं जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस होता है ये पार्ट होता है डेप्रिसिएशन का। अभी जैसे मैंने आपको पता है लॉस होना ही होना है। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को हम किससे कवर करते हैं, हम कवर करते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से, जो मैंने आपको यहां समझाया। आपको पता है एक्सपेक्टेड है 2024 में हमने कोई मशीन खरीदी 10 लाख की, मैं फिर से बता रहा हूं, और आपको पता है 2034 तक ये खराब हो जाएगी और ये 14 लाख रुपए की मिलेगी इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, हर महीने या हर साल पैसा कुछ ना कुछ डालने लगेंगे और उस मशीन को नया ले आएंगे 2034 तक। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, जो हमें पता है होना है। अब आती है बात अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस वो ऑब्सोलेंसेस होते हैं, वो लॉसेस होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जैसे हमें नहीं पता। जैसे क्या हुआ, इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, ठीक है, या सिंपल सा एग्जांपल समझो, आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, हमें थोड़ी ना पता था कार का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो भी इतना खतरनाक हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड को कवर करने के लिए हमने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया, और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस कराते हैं। आपने फैक्ट्री बहुत अच्छी से तैयार करी, क्या आपको पता है फैक्ट्री में कभी आग लग गई, कुछ हो गई, तो आप क्या करेंगे, उस फैक्ट्री को अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस से बचने के लिए उसका इंश्योरेंस करा के रखेंगे, जिससे जो हमारा लॉस है उसको हम इजीली क्या कर सकें, बियर कर सकें। तो दिस इज अबाउट एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। तो ये चैप्टर का सेकंड पार्ट मैं आपको सिंपल सी वीडियो में मैंने आपको समझाया, जिसमें हमने बात करी इन्वेस्टमेंट की, फिक्स और ग्रॉस और नेट, उसके बाद डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इस वीडियो को, इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, दूसरा मैं अब अपलोड करूंगा, और तीसरा इस वीडियो के साथ, इस टॉपिक्स के साथ मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इस वीडियो की लास्ट टॉपिक में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज मुझे फॉलो कर सकते हैं
और मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें जो अभी तक इकोनॉमिक्स में जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा चैप्टर के लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा कि इस चैप्टर से कौन से टॉपिक्स बोर्ड्स में पिछले 10 सालों में आए हैं और कौन से नहीं आए हैं और किन टॉपिक्स पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट वीडियो।